सड़कों पर उतरने की तैयारियां, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर और पूरे पाकिस्तान की नजरें आने वाले प्रदर्शन पर टिकी हैं। आखिर मामला कितना गंभीर है? नमस्कार, वेलकम टू DQP न्यूज। मैं हूं कबीर आनंद। पाकिस्तान का राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना एक बार फिर ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है जहां से वापसी का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता। इस्लामाबाद के हुक्मरानों, रावलपिंडी के सैन्य GHQ और देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद उड़ी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की 3 साल से जारी जेल की सलाखों के पीछे की कैद, लगातार बढ़ती महंगाई और मानवाधिकारों के हनन को लेकर उबल रहा जन आक्रोश अब सड़कों पर एक बड़े लावा बनकर फूटने की तैयारी में है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओर से देशव्यापी उग्र विरोध प्रदर्शनों और हड़ताल के आह्वान के बाद कराची से लेकर पेशावर तक और रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदियां कड़ी की जा रही हैं और पुलिस बल भारी मात्रा में तैनात किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों और दक्षिण एशियाई मामलों के विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल एक राजनीतिक दल का विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के उस ढांचागत संकट का परिणाम है जो फरवरी 2024 के विवादित चुनावों के बाद से लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार जन समर्थन के अभूतपूर्व संकट से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर के नेतृत्व में सैन्य प्रतिष्ठान का जनमानस में बढ़ता विरोध अब किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में स्थितियां लगातार बेकाबू हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जहां PTI की प्रांतीय सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री और पार्टी के आला नेता सीधे तौर पर केंद्र सरकार और सैन्य तंत्र के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर चुके हैं। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सिविल राइट्स समूहों, छात्रों और अवामी एक्शन कमेटियों के लगातार जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने सुरक्षा बलों के पसीने छुड़ा रखे हैं। कराची के प्रेस क्लब से लेकर रावलपिंडी के लियाकत बाग तक जहां भी विरोध की आवाज उठ रही है, वहां पुलिस और रेंजर्स द्वारा आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल पुलिसिया कार्रवाई और गिरफ्तारियों के दम पर इस्लामाबाद की सरकार इस बढ़ते जन आक्रोश को दबा पाएगी, या फिर ये राजनीतिक अस्थिरता पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और इसकी संप्रभुता को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से देश का दिवालिया होना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान के इस राजनीतिक और सामाजिक संकट की वास्तविक गहराई को समझने के लिए हमें 2024 के आम चुनावों और उसके बाद बने शक्ति संतुलन की ऐतिहासिक क्रोनोलॉजी को देखना होगा। फरवरी 2024 में हुए चुनावों में इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थक उम्मीदवारों ने तमाम पाबंदियों, पुलिसिया दबाव और अपना चुनाव चिन्ह छीने जाने के बावजूद स्वतंत्र रूप से सबसे अधिक सीटें जीती थीं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना के सीधे हस्तक्षेप से PPP और MLN ने मिलकर एक ऐसी गठबंधन सरकार बनाई जिसे आम आवाम ने शुरू से ही फॉर्म 47 की धांधली वाली सरकार के रूप में खारिज कर दिया था। इस राजनीतिक बेदखली और जनता के जनादेश को दरकिनार किए जाने के बाद से ही पूरे देश में एक अभूतपूर्व आक्रोश पनप रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार जब से सत्ता में आई है, वो देश को आर्थिक तबाही से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बेहद सख्त शर्तों को मानने पर मजबूर हुई है। बिजली के बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी, खाद्य पदार्थों की आसमान चुम्बती कीमतें और मध्यम वर्ग पर लादे गए भारी टैक्स ने अवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया है। आज पाकिस्तान का आम नागरिक ये महसूस कर रहा है कि सत्ता में बैठे हुक्मरानों को उनकी आर्थिक बदहाली से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनका पूरा ध्यान केवल इमरान खान और उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से खत्म करने पर केंद्रित है। इसके अलावा रावलपिंडी के सैन्य प्रतिष्ठान की भूमिका अब जनता की नजरों में पूरी तरह उजागर हो चुकी है। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान की आवाम सेना को देश की रक्षक मानती आई थी, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी और उनके समर्थकों पर किए गए कठोर सैन्य मुकदमों के बाद से सेना की साख देश के इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर के खिलाफ जो जन असंतोष पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ग्रामीण और शहरी इलाकों में देखा जा रहा है, वो पहले कभी नहीं देखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार और केंद्र सरकार के बीच बना ये टकराव अब एक तरह से सिविल वॉर जैसी स्थिति का रूप लेता जा रहा है। KK की पुलिस बल और प्रांतीय प्रशासन ने कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। जब किसी देश की प्रांतीय सरकार सीधे तौर पर अपनी ही केंद्रीय सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ सड़कों पर उतरने का कसम खा ले, तो उस देश का राजनीतिक ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच जाता है। पाकिस्तान के इस लगातार गहराते राजनीतिक और सामाजिक संकट का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये केवल इस्लामाबाद की सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने देश के सामरिक मोर्चे और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। जब किसी देश की आंतरिक राजनीति पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है,
है और उसकी सुरक्षा एजेंसियां अपने ही नागरिकों पर लगाम लगाने में व्यस्त हो जाती हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं का ध्वस्त होना स्वाभाविक है। इस आंतरिक उथल-पुथल का सीधा फायदा उन उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों को मिल रहा है जो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में फिर से अपने पैर पसार चुके हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे समूहों ने सेना और पुलिस बलों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या जब शहरों में राजनीतिक प्रदर्शनों को दबाने और धारा 144 लागू करने में तैनात होती है, तो उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे काउंटर टेरर ऑपरेशंस की धार अपने आप कमजोर पड़ जाती है। नतीजा ये हो रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोच सीमावर्ती क्षेत्रों में आए दिन खूनी झड़पें और आत्मघाती हमले देखने को मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की स्थिति एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंसी हुई है। वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक पश्चिमी देश और मानवाधिकार संगठन पाकिस्तान में हो रहे राजनीतिक उत्पीड़न, इंटरनेट शटडाउन और सेना द्वारा नागरिक मामलों में बढ़ते हस्तक्षेप पर अपनी गहरी चिंता जता चुके हैं। IMF जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाएं भी ये भली भांति जानती हैं कि एक राजनीतिक रूप से अस्थिर देश में उनके द्वारा दी जाने वाली अरबों डॉलर की वित्तीय सहायता कभी भी डूब सकती है। यदि शहबाज शरीफ IMF द्वारा निर्धारित कड़े आर्थिक सुधारों को लागू करने में पूरी तरह विफल रहते हैं, तो पाकिस्तान का दिवालिया होने का औपचारिक खतरा और भी बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ चीन जैसी महाशक्ति भी पाकिस्तान में अपने अरबों डॉलर के निवेश, विशेषकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की सुरक्षा को लेकर बेहद शंकित है। बलूचिस्तान और सिंध में चीनी नागरिकों पर हो रहे हमलों और देश में मची राजनीतिक अराजकता ने चीन को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या रावलपिंडी का सैन्य प्रतिष्ठान अब देश को संभालने और विदेशी संपत्तियों की सुरक्षा करने में सक्षम बचा भी है या नहीं। पाकिस्तान के इस बहुआयामी संकट, जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तीनों एक साथ चरमरा रहे हैं, के अंतिम और सबसे निर्णायक पहलू पर जब हम नजर डालते हैं तो ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाले हैं। देश का सैन्य प्रतिष्ठान और शहबाज शरीफ की सरकार चाहे जितनी भी पाबंदियां लगा ले या धरपकड़ कर ले, आवाम के भीतर से उठ रही बदलाव की आवाज को हमेशा के लिए दबाना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। रावलपिंडी के पास अब दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो जनता के लोकतांत्रिक जनादेश को स्वीकार करे और एक निष्पक्ष राजनीतिक संवाद का रास्ता खोले, या फिर देश को एक ऐसे सिविल अनमन्नेपन और उथल पुथल की ओर जाने दे जिससे पाकिस्तान की अपनी राजनीतिक अखंडता और आर्थिक अस्तित्व ही दांव पर लग जाए। इस अभूतपूर्व संकट ने यह भी साबित कर दिया है कि केवल सैन्य ताकत और राजनीतिक जोड़ तोड़ के दम पर किसी देश की अर्थव्यवस्था या उसकी सुरक्षा को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। जब तक पाकिस्तान में पारदर्शी और स्थिर राजनीतिक प्रक्रिया बहाल नहीं होती, तब तक ना तो कोई विदेशी निवेशक यहां आएगा और ना ही देश का आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तो पाकिस्तान में जारी इस भीषण राजनीतिक संकट, इमरान खान की रिहाई के लिए उठती आवाजों, सड़कों पर होने जा रहे देशव्यापी प्रदर्शनों और रावलपिंडी के बदलते रुख पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सेना इस जन दबाव के आगे झुकेगी या ये संकट और भी ज्यादा गहराने वाला है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी बेबाकी के साथ जरूर दर्ज कीजिएगा। और इसी नोट के साथ, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, रक्षा सौदों और वैश्विक युद्ध क्षेत्रों से जुड़ी हर एक इनसाइड रिपोर्ट को सबसे पहले और पूरी प्रामाणिकता के साथ देखना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी जुड़ें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये गहन और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया हो तो DQP न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं हूं कबीर आनंद और हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा, मे गॉड्स वॉच ओवर यू।